नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। राज्य सरकार ने शिक्षक नियमावली 2023 पर लगाई मुहर, अब शिक्षक होंगे राज्यकर्मी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच देश भर में आज मॉक ड्रिल का आयोजन। बिहार शरीफ में स्कूलों में लौटी रौनक, रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा के बाद 10 दिन से बंद थे स्कूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की सुनी फरियाद। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, रोहतास और बिहार शरीफ हिंसा मामले में मिले सबूतों के आधार पर कार्रवाई तेज। अब खबरें विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगा दी गई है। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षक नियमावली 2023 पर मुहर लगा दी गई है। वहीं अब नए फैसले के अनुसार अब शिक्षक राज्य कर्मी होंगे। बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली 2023 की स्वीकृति दे दी गई है। वहीं आयोग के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होगी। शिक्षक बहाली नियमावली के गठन के बाद बिहार सरकार के नियंत्रण में विद्यालय अध्यापक का एक नया संवर्ग गठन होगा। यह संवर्ग राजकर्मी का होगा, यानी शिक्षक अब राज्य कर्मी होंगे। इसके अलावा वर्तमान में पंचायती राज संस्था एवं नगर निकाय अंतर्गत नियुक्ति कर्मी भी इस नियमावली की नियुक्ति प्रक्रिया के माध्यम से राज्य कर्मी के इस नए संवर्ग में नियुक्त हो सकेंगे। देखिए पूरी खबर। नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद में 6 मामलों में निर्णय लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय आज मंत्रिपरिषद में 6 विषयों पर निर्णय लिए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण निर्णय राज्य में शिक्षा बहाली की और नियुक्ति की नियमावली का निर्णय मंत्रिपरिषद ने आज लिया है। इस नियमावली का नाम होगा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023। इस नियमावली के तहत अब जो भी नियुक्तियां राज्य सरकार शिक्षकों की करेगी वह अब राज्य कर्मी होंगे, राज्य सरकार के कर्मी होंगे। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। इससे पूर्व आपको जानकारी होगी कि राज्य सरकार राज्य में पंचायत शिक्षक, पंचायत समिति शिक्षक और जिला परिषद के शिक्षक और नगर निकाय के स्थानीय निकायों के शिक्षक रहा करते थे। अब जो भी नई नियुक्ति होगी अब वो राज्य सरकार नियुक्त करेगी। राज्य सरकार नियुक्ति के लिए एक अलग परीक्षा आयोग के माध्यम से लेगी। तो एक आयोग जो राज्य सरकार निर्धारित करेगी, हो सकता है बीपीएससी, हो सकता है कोई भी आयोग जो है जो निर्धारित करेगी, उसके माध्यम से राज्य सरकार परीक्षा लेगी और परीक्षा के माध्यम से ही अब नियुक्तियां होंगी। इस नियुक्ति में भाग लेने के लिए जो अर्हता होगी वह मैं पढ़ देता हूं। इसकी नियुक्ति की जो अनिवार्य अर्हता है, भारत के नागरिक हों और बिहार राज्य के स्थायी निवासी होना चाहिए। ये पहली अर्हता होगी। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक योग्यता धारित करते हों एवं विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए अर्हता भारतीय पुनर्वास परिषद के अनुरूप अनुमान्य होगा। तो ये महत्वपूर्ण एक अनिवार्यता है। राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षा पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, परंतु वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक जो दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण होंगे के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अनिवार्य नहीं होगा। विषय विशेष के लिए अलग से विशेष अर्हता का निर्धारण विभाग द्वारा समय समय पर किया जाएगा। तो ये बिल्कुल स्पष्ट होगा कि पहले तो आपकी जो परीक्षा होगी, जो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के लिए पहले ली जाती थी, उसके क्वालिफाई करने के बाद ही आप
सरकार द्वारा जो कमीशन के माध्यम से परीक्षा होगी उसमें आप बैठ पाएंगे। तो पहला एक एग्ज़ाम जो सभी ने लिखा है, चाहे वो टीईटी हो और अन्य जो शिक्षा परीक्षाएं हैं, उसको क्वालिफाई करने के बाद आप राज्य सरकार के कमीशन द्वारा जो सरकार जो कमीशन निर्धारित करेगी उसके माध्यम से जो परीक्षा ली जाएगी तो बहाली उसके माध्यम से होगी। इसमें न्यूनतम आयु निर्धारित है 21 साल और अधिकतम आयु सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी। जो सरकारी नौकरी में अधिकतम आयु है वह होगी, लेकिन जो 10 साल की नियुक्ति वर्ष का जो छूट होगा, इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पश्चात नियुक्ति के प्रथम संव्यवहार में अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दे होगी। तो इसमें नियमावली में 10 वर्ष का छूट का भी प्रावधान है जो लोग पूर्व में नियुक्त होंगे। इसमें यह खासियत यह है कि इस परीक्षा में जो अभी वर्तमान में जिसको आप कहते हैं 7वें चरण या अन्य चरण जो हैं वो लोग भी बैठेंगे, परीक्षा लिखेंगे, और साथ ही साथ जो अभी तक जो शिक्षक नियुक्ति जो गैर सरकारी शिक्षक हैं, जो सरकार के जो नगर निकाय और पंचायत स्तरीय और स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं, वह भी इसमें बैठ पाएंगे। तो सभी प्रकार के शिक्षक जो हैं जो अर्हता रखते हैं वह बैठ पाएंगे और इस नियमावली के माध्यम से अगर अर्हता रखते होंगे तो कमीशन द्वारा जो परीक्षा ली जाएगी उसमें बैठेंगे। सभी जो कैंडिडेट्स हैं जो इस परीक्षा में लिखेंगे उनको 3 मौका दिया जाएगा, तो 3 बार लिख सकेंगे और 3 मौके के बाद वह नहीं लिख सकेंगे। रिजर्वेशन की बात है, सारे राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाएगा, और लेकिन साथ ही साथ जो आरक्षण है प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्थानक कोटि के विद्यालय प्रधानाध्यापक के पद पर प्रत्येक विषय में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। जो वर्तमान में शिक्षा में जो आरक्षण लागू है वह यथावत रहेगा, किंतु अन्य जो महिलाओं को छोड़ के अन्य जो राज्य सरकार का जो आरक्षण का नियम है वह लागू होगा। इसके साथ साथ अब सरकार के जो कानून हैं, सरकार के जो नियम हैं, सरकार का जो पेंशन है, सरकार का जो निर्धारित एनपीएस पेंशन है, ये सब लागू होगा। सरकार के जो आचरण है वो लागू होगा। यह नियुक्ति अब जिला संवर्ग के रूप में होगी, जिसमें जिला के अंदर स्थानांतरण का प्रावधान है और अंतर जिला का भी स्थानांतरण का विशेष परिस्थिति में प्रावधान है। संपुष्टि, सेवा संपुष्टि भी उसी अनुसार है, शिकायत अपील भी उसी अनुसार है। और कैबिनेट ने यह निर्णय लिया है कि अब अन्य किसी प्रकार से शिक्षा की नियुक्ति नहीं की जाएगी, शिक्षक की नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल जो सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन है उसके माध्यम से परीक्षा होगी और उसी माध्यम से अब शिक्षा नियुक्ति होगी। यह बिल्कुल कैबिनेट ने स्पष्ट निर्णय ले लिया गया है। 7वीं केंद्र पुनरीक्षित वेतनमान संरचना में वेतन जो प्राप्त कर रहे हमारे सरकारी पदाधिकारी कर्मी हैं, उनको 1/1/2023 से के प्रभाव से डीए का जो रेट है वो 38 के स्थान पर बढ़ा के 42% हो गया है। राज्य सरकार को इस बढ़ोतरी में 1690 करोड़ का अधिक व्यय होगा, तो 38 के स्थान पर अब 42% डीए होगा। राज्य सरकार ने अपना जो कंटिजेंसी फंड है उसको 350 करोड़ से बढ़ा के 10,000 करोड़ कर लिया गया है। आपको जानकारी होगी, समय समय पे हम लोग कंटिजेंसी फंड से निकासी करते हैं, तो अब ये लिमिट 10,000 करोड़ का होगा, जिसमें आधा प्रतिशत जो 50% होता है वो आपदा के लिए सुरक्षित रखा जाता है। पटना जिला अंतर्गत जो वाल्मीकि का परिसर है उसमें 6.5 एकड़ जो ज़मीन है वह वर्तमान में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को आवंटित है। अब वो जो ज़मीन है वो बिपाड़ के एक्सपेंशन के लिए स्थानांतरित कर दी गई है और यह निर्णय लिया गया है। और बिहार पुलिस में ईआरएसएस का जो सिस्टम लागू है उसमें जो अंडरग्राउंड केबल नेटवर्क है उसमें जो शुल्क, राइट ऑफ वे शुल्क दिया जाता है ईआरएसएस पुलिस मुख्यालय और अन्य स्थान के लिए, ईआरएसएस के योजना के लिए, तो यह शुल्क, राइट ऑफ वे का शुल्क माफ़ हो गया है। और एक पद सृजन का है जिसमें राज्य योजना मद में ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत जवाहर ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सृजित जो 102 पद थे उसमें 53 पद अब स्थापना में प्रतिबद्ध परमानेंट पद हो जाएंगे और 39 पद है उसको सरेंडर कर दिया गया। तो यही 6 निर्णय हैं जो मंत्रिपरिषद ने लिए हैं।
उसका अलग अलग है, प्राइमरी शिक्षक का अलग है, मध्य का अलग है, सबका अलग है। उसका अलग अलग जो भारत सरकार द्वारा भी और बिहार सरकार द्वारा भी अलग से निर्धारित रहता है। तो परीक्षा का तो बीपीएससी शिक्षा विभाग के कंसल्टेशन से जो पैटर्न है वह निर्धारित करिए और परीक्षा लेगी। देखिए बहुत स्पष्ट है, आज के बाद कोई भी शिक्षा नियुक्ति होगी वह इसी के माध्यम से होगी। इसका मतलब ये है कि आज के बाद कोई पंचायत स्थानीय निकाय शिक्षक बहाल नहीं होंगे। बहुत ही स्पष्ट हो गया आपको। इसको जल्दी हो जाएगा, मतलब सरकार का है कि जल्द से जल्द इसको जल्दी करा जाए और परीक्षा भी ली जाए और इसी वर्ष बहाली की भी प्रक्रिया आरंभ की जाए। सरकार निर्धारित करेगी। इस कैबिनेट में ये प्रस्ताव में नहीं है, लेकिन ये प्रस्ताव में यही है कि सरकार द्वारा निर्धारित है, जिसमें बीपीएससी भी हो सकती है या जो सरकार चाहे। एक ही परीक्षा होगी। आप मान लीजिए, अब हमारा अगर समझने के लिए समझ लीजिए कि जो विभिन्न क्वालिफाइंग जो एग्जाम्स हैं वो इसके पूर्व की परीक्षा है, फिर उसको क्वालिफाई करिएगा तो आप इस परीक्षा में भाग ले सकेंगे। इसमें एक ही परीक्षा है। हाँ, ये सब क्वालिफाई होना पड़ेगा। हाँ, क्वालिफाई होना पड़ेगा। हाँ, बट वही जो क्वालिफाइड होंगे वही होंगे ना। कौन सा? ये सब है, आपको दिखाता ना, पढ़ देता हूँ। ठीक है कि प्रभावी प्रबंधन शिक्षा गुणवत्ता की, हाँ, प्रारंभिक और माध्यमिक सीधी नियुक्ति नहीं, सीधी नियुक्ति के अलावा राज्य सरकार के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं उच्च क्रमिक उच्च माध्यमिक सब है। नहीं, उसमें जो अभी सब में थोड़ा ना है, अभी तो लिमिटेड है ना। अभी तो पहले से 8 की है ना। मैं आपको दे दूंगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक के पद पर प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम 50% महिला अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। तो प्राथमिक एवं माध्यमिक का जो है उसमें 50%। कौन सा काम कर रहे हैं वो परीक्षा लिखेंगे। मतलब अगर उनको परमानेंट करना है, अगर वो सरकारी सेवक बनना चाहते हैं तो वो भी परीक्षा लिख सकते हैं। लेकिन सरकार अब जब भी नियुक्ति करेगी राज्य सरकार के कर्मी होंगे और ये परीक्षा पास करेंगे। और जो परीक्षा नहीं देंगे उनके बाद में अभी कोई निर्णय है। अभी तक वर्तमान जो कैबिनेट नोट है वो तो केवल नए वाली जो नए शर्त है, लेकिन यह उसमें जरूर शर्त स्पष्ट है कि अब ये पूर्व की जितनी नियमावली में है उसमें नियुक्तियां नहीं होंगी। यह बिल्कुल स्पष्ट है प्रस्ताव। मैं पढ़ देता हूं अभी। इस नियमावली के अधिसूचित होने की तिथि से पूर्व की नियमावलियों द्वारा नियुक्ति बिहार जिला परिषद नगर निकाय उच्च माध्यमिक विद्यालय शिक्षक फलाना शिक्षक समझ यह था नगर निकाय संस्था एवं पंचायती राज संस्था अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित नियमावली जो वर्ष 2006 से वर्ष 2020 की अवधि में अधिसूचित हुई थी में निहित प्रावधान के तहत इस नियमावली के प्रभावी होने की तिथि के उपरांत कोई नई नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। बहुत ही स्पष्ट सारे सरकारी कर्मचारियों का है। 1000 ये तो बताया ना आपको 1690 करोड़ व्यय होगा और सभी पेंशन भोगी और सभी सरकारी कर्मचारियों को ये दे होगा। हाँ, देखिए अभी जो नियमावली है यह नई नियुक्ति और सभी जो नियुक्ति की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और नियुक्ति की प्रक्रिया में यह बहुत स्पष्ट किया गया है कि अब राज्य सरकार
जो स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति नहीं करेगी। राज्य सरकार जो भी अब शिक्षक की नियुक्ति करेगी वह सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन के माध्यम से नियुक्ति होगा, ये बहुत ही स्पष्ट है। अब राज्य सरकार ने ये जो नए शिक्षक का जो प्रावधान है, जो इसकी सेवा शर्तें हैं, स्थानांतरण की प्रक्रिया और सभी प्रक्रिया है और राज्य सरकार के कर्मी होंगे, ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया है। आज के दिन में जो हमारे स्थानीय निकायों में जो शिक्षक कार्यरत हैं, यदि वे अर्हता रखते हैं वह भी इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं और वह भी परमानेंट हो सकते हैं। साथ ही साथ जो नए प्रतीक्षारत जो अभी नियुक्ति की प्रतीक्षारत विभिन्न परीक्षाओं में पास किए हैं, टीईटी और अन्य जो परीक्षाएं हैं, वह भी अगर इस नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेना होगा तो उनको भी सरकार द्वारा निर्धारित कमीशन का जो परीक्षा है उसमें बैठक लेके पास करना होगा। वो भी इसमें भाग ले सकते हैं, उनका उम्र की छूट है जैसे जैसे। हाँ, मैंने डिटेल आपको सर्कुलेट कर देंगे। सीधा नहीं करेंगे आप, जब भी आप करना आपको परीक्षा लिखना पड़ेगा, परीक्षा में पास हो जाइएगा तो आप इस नियुक्ति नियमावली में आप शिक्षक हो जाएंगे। अभी उस पुरानी नियमावली में हम लोगों ने कोई ओपिनियन नहीं दिया है। अभी जो वर्तमान में जो शिक्षक नियमावली है, शिक्षक नियुक्ति है, उसी के बारे में चर्चा है। देश में कोरोना फिर से तेजी से पांव पसार रहा है। वहीं इसको लेकर केंद्र सरकार राज्य सरकार पूरी तरह सचेत है। केंद्र सरकार के निर्देश पर आज देश भर के अस्पतालों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। इसी क्रम में राजधानी पटना के IGIMS अस्पताल में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसकी देखरेख IGIMS के निदेशक मनीष मंडल के नेतृत्व में किया गया। वहीं इस मौके पर पटना IGIMS के डायरेक्टर मनीष मंडल ने बताया कि हम लोग संक्रमण से बचाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं और लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। वहीं मॉक ड्रिल के जरिए यह बताने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग किस तरीके से कोरोना से संक्रमित मरीजों का इलाज करेंगे और जो मशीनें हैं, इक्विपमेंट है, वह ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है। किया जाएगा इमरजेंसी के हालात में, वो यहाँ पर बताया जा रहा है। जो मेडिकल स्टाफ है, मेडिकल की टीम है, वो यहाँ पर तस्वीरें साफ दिखा रही है। डिफरेंशिएट करेंगे कि इमरजेंसी है, सेमी इमरजेंसी या नॉर्मल, सेग्रीगेट करने के बाद उसको चेंज किया जाएगा जहाँ पे जाना है। प्राइमरी एड के लिए दिया जाएगा, प्राइमरी एड यहाँ देने के बाद आज मॉक ड्रिल की व्यवस्था रखी गई थी सरकार के द्वारा, जिसमें हम लोगों ने 9:30 में अपना जो रिहर्सल शुरू किया। इसमें मेन ये देखना रहता है कि जो मरीज़ यहाँ आते हैं उनको रिसीव कैसे किया जाता है, उनको इन्वेस्टिगेट कैसे किया जाता है, उनको ट्रीट कैसे किया जाता है और उनको फर्दर कहाँ भेजा जाता है। तो मरीज़ को रिसीव करने के बाद इनिशियल असेसमेंट होता है, जो पीछे आप देख रहे हैं ट्रायज में, जिसमें इनका हार्ट, लंग और ऑक्सीजन की क्या व्यवस्था इनके बॉडी के अंदर है उसको असेस करना। असेस करने के बाद इसको फर्दर हम लोग ट्रीट करते हैं। तो अगर ज़रूरत हो तो नॉर्मल बेड पे जाएगा, ऑक्सीजन बेड पे, या HDU की ज़रूरत हो तो हाई डिपेंडेंसी यूनिट में जाएगा, या बहुत ज़्यादा सीरियस हो तो वो मरीज़ ICU में जाएंगे। तो एक पार्ट हुआ। सेकंड पार्ट होता है कि हमने देखना है कि हमारा सब सिस्टम काम कर रहा है कि नहीं। तो आप पीछे देख सकते हैं, ये ऑक्सीजन का सिस्टम है, ये ऊपर बढ़ाने पे ऊपर जा रहा है और घटाने पे नीचे जा रहा है। तो ये एक्चुअली में काम कर रहा है कि नहीं, ये टेस्ट करना है। इसके लीकेज है कि नहीं, ऑक्सीजन बन रहा है कि नहीं, तो ये सब व्यवस्था हम लोग को देखनी है। मेरे इक्विपमेंट्स काम कर रहे हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं वेंटिलेटर बगल में है हमारा, ये काम कर रहा है कि नहीं। ज़रूरत हो वेंटिलेटर, कभी कभी होता है ऐसा कि काम ना करे, तो ये सारा सिस्टम को चेक करना है ताकि किसी भी तरह की आकस्मिक स्थिति से हम लोग निर्भरता से काम कर सकें और मरीजों की जान बचा सकें। सर, नए वेरिएंट को लेकर जिस तरह से लोगों में चर्चा है उसके बारे में बता दें ताकि लोग भी अवेयर हो जाएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, किसी को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। नया वेरिएंट सिर्फ थ्रोट तक ही सीमित है। ये थ्रोट का इन्फेक्शन यानी गले में खराश, खांसी कराता है, बुखार करा सकता है। हाँ, खांसी इस वेरिएंट की 1 महीने तक तंग करती है, सूखी खांसी रहती है। इसमें एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। बहुत लोग इसमें एंटीबायोटिक एजिथ्रल शुरू करते हैं, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। इनको एंटी एलर्जी की ज़रूरत है और गर्म भाप लेने की ज़रूरत है। आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा कि हर आदमी जो अभी बाहर है, बाहर ज़्यादा निकलता है, उनको घर जाके रात में
गर्म पानी का भाप लेना चाहिए ताकि इन्फेक्शन से कंट्रोल किया जा सके, और अगर वायरस अंदर गया भी है तो स्टेरलाइज होकर वो फ्री हो सकता है। इसके बाद अगर उन्हें लगता है कि उन्हें हो गया है तो टेस्ट की व्यवस्था हर जगह है और वो फ्री है, तो संकोच नहीं करें, डरे नहीं, आके यहाँ चेक करा सकते हैं। हाँ, दिक्कत उनको होती है जो मरीज़ पहले से ही पीड़ित हों, जैसे किडनी के मरीज हों, लिवर के मरीज हों, लंग के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, हाइपरटेंशन के मरीज हों, पैरालिसिस के मरीज हों, इनकी इम्यूनिटी पहले से ही कम रहती है। इनमें अगर कोविड होता है तो दिक्कत है कि अगर दमा का मरीज है और उसको खांसी हो रहा है तो वो समझता है खांसी हो रहा है, उसको ये दिमाग में भी नहीं आता है कि वो इस कोविड से पीड़ित है। तो उनको टेस्ट कराने की ज़्यादा ज़रूरत है। जो पहले से ही किसी तरह किसी सांस की दिक्कत से पीड़ित हैं, उनको कराना बहुत ज़रूरत है। फिलहाल हम लोग ने अपना जो बेड्स है वो 3 बेड का आइसोलेशन आईसीयू रखा है, 10 बेड का ट्रायल रखा है। इसको हमें तब बढ़ाना है जब ज़रूरत हो। तो जैसे जैसे हमारी ज़रूरतें बढ़ेंगी हम क्षमता अपना बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि आम मरीजों का भी इलाज करना है, उनकी भी इलाज देखरेख करनी है और उसकी निर्भरता भी हम ही लोग पे है। तो अभी फ़िलहाल इतना ही हम लोगों ने रखा है, जैसे जैसे ज़रूरत होगी हम बढ़ाते जाएंगे। रामनवमी जुलूस पर हुए पथराव के बाद भड़की हिंसा के दौरान स्कूल को बंद कर दिया गया था, जिसके कारण पिछले 1 अप्रैल से बच्चों की पढ़ाई बाधित थी। और आज जैसे ही 10वें दिन स्कूल खोला गया तो छात्रों में खुशी का माहौल देखा गया। वहीं शिक्षक भी काफी खुश दिखाई दे रहे थे कि हिंसा के बाद बहुत जल्दी जिले में शांति व्यवस्था कायम हो गई और लोग अमन चैन से जीने लगे हैं। बता दें कि 31 मार्च को रामनवमी जुलूस पर पथराव कर दिया गया था, जिसके बाद 2 समुदायों के बीच हिंसा फैल गई थी और इसका सीधा असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ने लगा था। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lulianagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में भोजपुर से आई एक महिला ने शिकायत की। महिला ने मुख्यमंत्री से कहा कि वह 9 सालों से अनुकंपा पर नौकरी के लिए भटक रही है, लेकिन अधिकारी उन्हें दौड़ा रहे हैं। शिकायत सुनकर सीएम नीतीश कुमार ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को फोन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भोजपुर से एक महिला आई है, आरोप है कि विश्वविद्यालय में कार्यरत उनके पति की मौत हो गई है, अनुकंपा पर नौकरी अब तक नहीं मिली। आप इसे जरा देखिए।
रेडियो को महत्व मिलने के कारण सर आप अल्ट्रासाउंड से रखते हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। लैंड फॉर जॉब मामले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कल दिल्ली में ईडी के सामने उनकी पेशी होनी है। इसको लेकर तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए नालंदा और सासाराम में हुए घटना को लेकर कहा कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक सबूत मिले हैं और सबूत के आधार पर कार्रवाई होगी। बिहार में नफरत फैलाने की कोशिश की गई थी, बिहार को बदनाम करने की पुरजोर कोशिश की गई थी, लेकिन अब जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके आधार पर उसमें शामिल तमाम लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के नेता लगातार अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन बिहार में माहौल खराब करने की कोशिश हमेशा से होती रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के द्वारा इफ्तार पार्टी पर सवाल खड़े करने पर उन्होंने कहा कि कौन क्या बोलता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। आराम से बोलेंगे। आराम से। ये नालंदा भवन में जो बातें सामने आई कि एक संगठन से जुड़े लोग इसके पीछे थे, कैसे देखते हैं इसका? अरे गुरु भाई, जांच हो रहा है और जांच में चीज़ें जो है स्पष्ट हो रही है और जो लोग भी इस पर शामिल हैं उन सब पे कार्रवाई की जा रही है, तो किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। और ये सारी चीज़ें तो और अभी थोड़ा और क्लियर हो जाने दीजिए, बाकी सारी चीज़ें जनता के सामने आएगा कि कौन लोग क्या है। अच्छा, आरोप ये भाजपा लगा रही कि आप लोग पक्षपात कर रहे हैं, चुन के लोग जो है उसको टारगेट करके। बेकार की बात है, ऐसा कहीं कोई सर, एक सवाल है कि इफ्तार हर साल होता था, लेकिन इस बार इफ्तार जो हुआ है भाजपा लगातार सवाल कर, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री को नालंदा जाने की फुर्सत नहीं है। ये बात एक चीज़ों पर लगातार जब से हुआ है नज़र है लोगों की और उसी हिसाब से कंट्रोल किया गया। जो जिस प्रकार का इन लोगों ने डिज़ाइन किया था कि भाई उसको काफ़ी हद तक सरकार ने, प्रशासन ने कंट्रोल किया माहौल, लेकिन प्लानिंग तो बहुत बड़ी थी। इससे पहले भी तमिलनाडु वाला क्या प्लान था, किस हिसाब का माहौल बन गया था। तो ये तो जानबूझ करके बिहार में माहौल खराब करना चाहते हैं भाजपा के लोग। सर दिल्ली जा रहे। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्य सरकार ने शिक्षक नियमावली 2023 पर लगाई मोहर, अब शिक्षक होंगे राज्यकर्मी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच देश भर में आज मॉक ड्रिल का आयोजन। बिहार शरीफ में स्कूलों में लौटी रौनक, रामनवमी के दौरान भड़की हिंसा के बाद 10 दिन से बंद थे स्कूल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार में लोगों की सुनी फरियाद। और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा, रोहतास और बिहार शरीफ हिंसा मामले में मिले सबूतों के आधार पर कार्रवाई तेज। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।